जय हिंद। नमस्कार भावी शिक्षकों, आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। आप तमाम भावी शिक्षकों का मैं सर्वेश स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है हमारे प्यारे भावी शिक्षकों, हिंदी वर्णमाला। क्योंकि आपको पता है कि बिहार के शिक्षक बनने के लिए आपको हिंदी में क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है और आपको 30% मार्क्स लाना है, जिसमें आपका जो है 75 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और 25 प्रश्न आपके इंग्लिश के रहेंगे। ये 75 प्रश्न जो हिंदी के रहेंगे उसमें हिंदी वर्णमाला से आपको 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। और यह जो पीडीएफ है यह आईएएस रंजीत कुमार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रह चुके हैं। और ये पीडीएफ जो है हिंदी के लिए सफिशियंट है। अगर आप इतना हिंदी में कर लेते हैं तो इससे अधिक आपको हिंदी में कुछ भी नहीं करना होगा। कुल 16 चैप्टर से हिंदी पूछा जाएगा, जिसमें हम आपको जो है ये फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट कराएंगे और 16 वीडियो के साथ 16 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे साथियों। ओके। बिहार शिक्षक भर्ती और दरोगा भर्ती के संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध किए जाते हैं। तो और ये जो क्लास है ये आपका क्या है, दरोगा के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि दरोगा मेंस में भी आपको हिंदी पूछा जाता है, तो आप वहां भी इस हिंदी को देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सेशन। और वीडियो को पूरा देखिए, अगर कुछ अच्छा लगे तभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और जाइए। क्योंकि साथियों, और जो व्यक्ति लाइक करते हैं वो वीडियो से पूरा जुड़े रहे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये मत सोचे कि इस वीडियो में क्या होगा। यह वीडियो जो है आईएएस रंजीत कुमार आईएएस का जो पीडीएफ है ये तो सिर्फ एक क्या है, आपका रिटर्न मटेरियल है, पीपीटी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा बताया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अपन क्या है यूपीपीसीएस में भी हिंदी दे रखा है और बिहार दरोगा में 2 बार 3 बार हिंदी का एग्जाम दिया है। तो मुझे पता है कि बिहार सरकार हिंदी का एग्जाम कहाँ से कंडक्ट कराती है। तो प्रत्येक भाषा में ध्वनियों का संबंध उच्चारण से होता है। इन्हीं उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए वर्ण चिन्ह की आवश्यकता। जैसे परमाणु की सबसे छोटी, जैसे किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, उसी तरह किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। और उच्चारण के धरातल पर अनेक ध्वनियां, इन ध्वनियों को स्वर तथा व्यंजन कहते हैं। स्वर व्यंजन में ध्वनियों को 2 भागों, जैसे भावल एंड कॉन्सोनेंट, उसी तरह स्वर और व्यंजन में बांटा जाता है। हिंदी के अन्य भाषाओं से भी अनेक ध्वनियां आई है, उनके लिए भी वर्णमाला में वर्णों की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त हिंदी में भाषा विकास की प्रक्रिया में कुछ नई ध्वनियां भी विकसित हुई है। इन ध्वनियों के लिए भी नए वर्ण विकसित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ण किसी न किसी ध्वनि को अभिव्यक्त करता है। और अभी जो आपसे हम बात कर रहे हैं इसमें भी क्या है, वर्णों का, ध्वनियों का यूज है। ओके। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला हम स्वर किसे कहते हैं, जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और हिंदी वर्णमाला में टोटल अक्षरों की संख्या है 52। ओके। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप 52 में से 11 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको क्या होगा, वर्णों की संख्या निकल जाएगी। इसमें आपका क ख ग घ अंग ये कवर्ग है, चौ चौ जो है ये चवर्ग है। ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो री ए ऐ ओ औ, ये क्या है, आपके 11 स्वर है। ठीक है। ओके साथियों, आइए आगे देखते हैं। टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है और उसके बाद यो रो लो वो तालम सो मूर्धन सो दन सो हो अक्षो तरो ग्यो, ये सभी क्या है, हमारे वर्ण है, मात्रा है। हिंदी की वर्णमाला में अ से औ तक कुल 11 स्वर है। इनमें अ को छोड़कर सिर्फ सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। जहां जिसके साथ, जैसे क के साथ आप लोग क्या जोड़िएगा, आ जोड़िएगा तो क बन जाएगा, क्वा कर का। क के साथ अगर आप ई जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, क्वर से कर की। उसी तरह क के साथ ई जोड़िएगा, क्व दे कर की। फिर क के साथ ऊ जोड़िएगा, क्वर से कर को। फिर क के साथ दीर्घ ऊ जोड़िएगा, क्वर से कर। फिर क के साथ री जोड़िएगा, के कर की। फिर क के साथ ऐ जोड़िएगा, फिर क के साथ ए आई जोड़िएगा तो फिर क्वाय कर कय। तो इस तरह से आपका क्या है, फिर क्वा के साथ आप क्या जोड़ रहे हैं साथियों, क्व कर क और क्व में ओ की मात्रा और क्व में औ की मात्रा। तो ये क्या है, क कर का, खर्च कर की, क्व कर की, खर्च कर को की, के कै को कौ कंक। तो कंक का भी जोड़ा जाता है। तो ये 12 खड़ी का निर्माण इसी मात्राओं के निर्माण से होता है। व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ मिलकर किया जाता है, इसलिए वर्णमाला में उसको व्यक्त करने के लिए मात्रा चिन्हों की व्यवस्था की गई है। अगर किसी स्वर को हाफ लिखना है, जैसे मान लीजिए अगर म में सिर्फ म लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और म प्लस अ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा साथियों, पूरा म बन जाएगा। ओके, ये सब आपको छोटी छोटी चीजें आती ही होगी।
ओके, तो यही सब हम लोग देख लेंगे। बस इतना जितना कराया जा रहा है आप इतना कर लीजिए, आपको इससे ज्यादा हिंदी नहीं पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट में फोकस कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री का जो क्लासेज है वो अवेलेबल है, और ज्योग्राफी आज शाम से स्टार्ट करने वाले हैं, और इतना अच्छा से ज्योग्राफी कराएंगे कि कोई और कराया भी नहीं होगा। नीचे दिए गए, नीचे से गोलाई के लिए वर्णों के नीचे हलंत लगा दिया जाता है, टो खट्टा, तो से गद्दा, ठो, ये सभी क्या है, अ के बिना लिखने के लिए, अ के बिना लिखने के लिए। और खड़ी में तो ये जो है खड़ी, जो खरा, ऐसे जो खरा होता है चौथ, इसमें खरा को हटा दिया जाता है, सच्चा, डब्बा, बिल्ली। रो में मक्का, हफ्ता, रो को रोएफ के रूप में लिखा जाता है, जैसे कर्म हो गया। ओके, अतिरिक्त चिन्ह, वर्ण चिन्हों के अलावा कुछ अन्य चिन्हों के लिए भी हिंदी में अतिरिक्त वर्ण चिन्ह की व्यवस्था की गई। अनुस्वर के लिए क्या है, अंडा, संध्या, अनु अनुनासिक, आंख, चांद, विसर्ग, प्रातः, अतः, सर्वतः, हलंत, खट्टा, शुद्ध। उसके बाद क्या है आपका नीचे का विसर्ग। ओके, इन वर्णों के चिन्हों के अनुसार तथा विसर्ग को तो परंपरागत वर्णमाला में ओ, अंग और तथा आ के रूप में दिखाया जाता है। हलंत को वर्णमाला में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि यह स्वर वर्ण नहीं है, केवल व्यंजन में स्वर अभाव दिखता है। ढो, रो और ढो, टो वर्ग के साथ कभी दिखाए जाते हैं, कभी नहीं। उपयुक्त वर्ण चिन्हों के अनुसार व्यंजन तथा स्वर दोनों के साथ लगता है। विसर्ग तथा अनुशासिक चूंकि स्वरों के गुण हैं, अतः इनके चिन्ह केवल स्वरों के साथ लगाए जाते हैं, विसर्ग और अनुनासिक। ठीक ना, ये जो है आपका विसर्ग जो है, आंख जो है, ये आपका किसके साथ, ये हमेशा किसके साथ लगेगा, स्वरों के साथ लगता है। ओके, आ तथा आ तथा बिना मात्रा वाले स्वर आंख, माँ, चांद, उंगली, बहुएं आदि हैं। ये क्या है, आ तथा बिना मात्रा वाले स्वर हैं। मात्रा वाले स्वर हैं सिंचाई, केचुआ, गूंद, ये सभी क्या है, हिंदी में कुछ ही तत्सम शब्द हैं। तत्सम किसे कहते हैं, जो जस्ट का तस् संस्कृत से हिंदी में आ गया, जैसे प्रातः, अतः, सर्वथा। शब्द जब व्यंजन से जब व्यंजन से और रहित दिखाना हो तो क्या करते हैं, उसके नीचे हलंत या चिन्ह लगाकर उसका आधा स्वरूप लिखते हैं। जैसे कि आप ये हिंदी में टो और डो ध्वनियों के बाद के विकसित हुए हैं। शब्द के माध्यम से दो स्वरों के बीच शब्दों में ढो और ढो ध्वनियों का उच्चारण टो ढो के रूप में किया जाता है। उन्हीं उच्चारण के लिए टो ढो के नीचे बिंदी लगाकर ये दोनों नए वर्ण विकसित किए गए हैं। ओके, तथा ध्वनि और वर्ण, ध्वनि से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से है जिसका हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं, जैसे क, ख, लेकिन मानव मुख से उच्चारित प्रत्येक ध्वनि भाषिक ध्वनि है, नहीं की कही जा सकती है, क्योंकि मुख से तो अनेक प्रकार की ध्वनियां उच्चारित की जा सकती है, कभी सीटी बजाकर, कभी खींच कर, चीख कर, कभी हंस कर। तो क्या है, ध्वनिया वह है जो आप लोग मुंह से निकालते हैं। गाय भैंस भी ध्वनि का प्रयोग करता है, लेकिन वर्णों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मनुष्य करता है, ह्यूमन बींग्स करता है। ओके, तथा इस तरह ध्वनि मुख से निकल सकते हैं, लेकिन उच्चारण अवयवों का अन्य ध्वनियों से भाषिक ध्वनि को अलग करने के उद्देश्य से ही भाषिक ध्वनि को भाषा विज्ञान में स्वप्न कहा जाता है। क, म, तो आदि हिंदी के स्वर हैं। भाषा की ये ध्वनियां या स्वर दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो स्वर व्यंजन बता दिए हैं। स्वर ध्वनियां हुए जिनका उच्चारण करते समय वायु के बिना किसी अवरोध का, रुकावट के मुख से बाहर निकलता है। ओ, ब, सो, मो, इसमें क्या है, जैसे ओ है, ओ बोलते वक्त आपका मुंह में कोई होठ में होठ नहीं सटेगा, मुंह जीभ कहीं नहीं, ओ आ हर सही, ये सब आपको डायरेक्ट कंठ से निकल जाता है, एकदम बिना किसी वायु के रुकावट के। ओके, और व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए मुख में वायु को अवरोध पैदा करना पड़ता है, जैसे क उच्चारण करते समय कंठ में वायु का अवरोध होता है, तथा प बोलते समय होठों का अवरोध। वर्ण, भाषा की ध्वनियों का संबंध उच्चारण से होता है, परंतु जब इन उच्चारित ध्वनियों को लिखकर बताना होता है तब उसके लिए कुछ लिपि चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों के इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनि या क्या है, स्वप्न के लिखित रूप होते हैं। हिंदी में इन्हीं वर्णों के अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। इस प्रकार ध्वनियों का संबंध जहाँ भाषा के उच्चारण पक्ष से होता है, वहीं वर्णों का संबंध किससे होता है, लेखन पक्ष से। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ध्वनियों का संबंध भाषा के उच्चारण पक्ष से, जबकि क्योंकि मूर्ख आदमी को भी ध्वनि का यूज करने आता है, लेकिन वर्णों का यूज करने नहीं आता है, क्योंकि वो वर्ण को लिखना नहीं जानते हैं। ओके, ध्वनि और वर्ण का सामंजस्य, किसी भाषा की ध्वनि तथा उसके वर्ण के बीच आपस में संबंध होता है। साथ ही कुछ वर्ण केवल एक ही ध्वनि को व्यक्त करते हैं, जैसे क, ट, प आदि। ये आधा क है, आधा ट है, आधा प है साथियों। ओके,
तथा आदि कुछ वर्ण एक से अधिक ध्वनियों में व्यक्त करते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ। इसके अतिरिक्त भाषा में ऐसे भी होता है कि कुछ ध्वनियों का हम उच्चारण तो करते हैं पर उनके वर्ण चिन्ह नहीं होते। ध्वनि और वर्ण नहीं, कहते ध्वनि है पर वर्ण नहीं। किसी भाषा में जितने वर्ण हैं उसके लिए उतनी ही ध्वनियां भी हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में देखते हैं टीओ टू, डीओ डू, जियो गु नहीं गो हो जाता है, तो क्या है, वर्ण तो सेम है लेकिन ध्वनि क्या होती है, बदल जाती है। ध्वनियां तो असीमित होती है परंतु सभी ध्वनियों के लिए वर्णों की व्यवस्था हो यह आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार किसी बात के लिए स्वीकृति देनी होती है या मना करना होता है तब आप यस या ध्वनियों का सहारा लेते हैं, परंतु इस स्वीकारात्मक या नकारात्मक ध्वनियों के लिए वर्णमाला में अलग से कोई वर्ण नहीं होते हैं। कुत्ते के पास बुलाने के लिए पुछ पुछ ध्वनि निकालते या बैल को हाँकने के लिए किच किच हा हा ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। इनका कोई वर्ण नहीं होता। इस प्रकार व्यंजनों में भी अनेक व्यंजन ध्वनियां उच्चारण में तो सुनाई देती है लेकिन उनका कोई वर्ण नहीं होता है। ओके, ये सभी क्या है आपको बस पढ़ लेना एक बार। हिंदी में अनेक शब्द जैसे कन्हाई, कुम्हार, दुल्हा आदि में नन, आधा नो हो, आधा मोह हो, आधा लोह ध्वनिया का उच्चारण किया जाता है। ये ध्वनिया ना, मो तथा लो की महाप्राण ध्वनिया, परंतु अभी तक हिंदी की वर्णमाला में इनके लिए अलग से स्वतंत्र वर्ण चिन्ह नहीं बनाए गए। ओके, स्वतंत्र चिन्ह वर्ण चिन्ह नहीं बनाए गए हैं। वर्ण है पर ध्वनि नहीं। वर्णमाला में ऐसे कुछ ऐसे वर्ण हो सकते हैं जिनका उच्चारण उस भाषा में ना किया जाता हो। समय के साथ साथ नई ध्वनियां विकसित हो जाती है तथा कभी कभी परंपरागत से चली आ रही ध्वनियों का उच्चारण समाप्त हो जाता है, परंतु वर्तनी अपने परंपरागत रूप से कई आधार बनाकर चलते हैं, इसलिए उसमें एक और नई ध्वनियों के लिए नए वर्णों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो दूसरी ओर परंपरागत सभी वर्ण यथावत बने रहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में री वर्ण को लीजिए, संस्कृत में री वर्ण का उच्चारण स्वर के रूप में किया जाता है, लेकिन आज हिंदी भाषा तथा इसका उच्चारण इसके मूल रूप में री ई के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, री रोहर्षिकर री के रूप में करते हैं, अर्थात री वर्ण के बनने वाले शब्द का उच्चारण र व्यंजन तथा ई स्वर के संयुक्त रूप से करते हैं। जैसे ऋषि तो ऋषि उच्चारण ऐसे होता है, लिखा ऐसे जाता है। ऋचा ऐसे होता है, लिखा जाता है, उच्चारण होता है और लिखा ऐसे जाता है। ऋतु उच्चारण ऐसे होता है, लिखा ऐसे जाता है। हिंदी वर्णमाला में री वर्ण अपने मूल तथा री दोनों ही रूपों में विद्यमान है, परंतु उच्चारण के स्तर पर इस ध्वनि को लोप हो चुका है। हिंदी वर्णमाला में स्व, तालब स्व, मूर्धन स्व और दंत स्व। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि आप कितना स्व पढ़े हैं, तो आप लोग 3 स्व पढ़े हिंदी वर्णमाला में, तालम स्व, मूर्धन स्व और दंत स्व। तीनों वर्ण है। स्कूल में छोटे बच्चों को जब अध्यापक सिखाते हैं तो स्व को सपेरा वाला स्व, बड़ी तालब स्व को शरीफा वाला स्व तथा स्व को पेट कटा स्व या षष्टकोण वाला स्व कहकर सिखाते हैं। थोड़े बड़े होने पर बच्चे को जब स्व स्व का अंतर देखिए, इसको तालब्य स्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे बनने वाले शब्द का उच्चारण तालु से होता है, इससे बनने वाले शब्द का उच्चारण मूर्धा से होता है और इससे बनने वाले शब्द का उच्चारण दांत से होता है, इसलिए इसको तालब स्व, मूर्धन स्व और दंत स्व कहते हैं। ओके, थोड़े होने बड़े होने बच्चे को स्व का अंतर सिखाना होता है, तो स्व को तालब्य स्व, इस स्व को मूर्धन्य स्व कहकर सिखाया जाता है और इस स्व को दंत स्व कहकर सिखाया जाता है। ठीक है, बनने वाले तो जैसे निशा, नीसा, नीसा, निशा तो तालब तालु से बोलते हैं। शहर तालु से विश्वास, तालु से आशा, विश्वास। हर्ष, हर्ष मूर्धा से वर्षा, मूर्धा कृष्णा, वर्षा भाषा, मूर्धा मूर्धा। और देखिए आपके मुंह के अंदर जो उठा हुआ भाग है दांत के पास वो क्या है, मूर्धा, और पीछे जो भाग है गहराई में वो क्या है, तालु। जैसे आप बोलिए नीसा, नीसा, नी, तो तालु के अंदर जीभ जाके बाहर निकलता है, इसलिए से क्या कहते हैं, तालब्य स्व कहते हैं, ताऊ वाला तालु। चाहे री स्वर हो या स्व क्या है, मूर्धन स्व व्यंजन, ये ध्वनियां संस्कृत में सही रूप में उच्चारित होती थी। हिंदी में जब संस्कृत के ऐसे शब्द आए जिसमें इनका प्रयोग किया जाता तो लिखते समय उनके प्रांगत रूप ही प्रयोग किया गया, इसलिए वर्णमाला में तो इन वर्णों को भी रखा गया, परंतु उच्चारण के स्तर पर इन वर्णों को व्यक्त करने में ध्वनियां आज हिंदी की लोप हो चुकी है, तो परंतु ध्वनियां हिंदी में नहीं है। इस प्रकार की स्थिति अंगों तथा युओं के नांसिक ध्वनियों, अंगों यो नासिक, अंगों तथा यो क्रमशः क वर्ग तथा च वर्ग की नासिक ध्वनियां है। संस्कृत में अनेक शब्दों में इनका स्वतंत्र ध्वनिक रूप में उच्चारण किया जाता है, बांग में, परंतु हिंदी में इसका उच्चारण केवल अनुस्वर के रूप में किया जाता है। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं हिंदी का क्लास। नई ध्वनियां, नए वर्ण, भाषा विकास की प्रक्रिया में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। उच्चारण का स्तर पर यदि परंपरागत ध्वनि लुप्त
होती रहती है तो नई ध्वनि विकसित होती रहती है। जब इन नई विकसित ध्वनि का प्रयोग बढ़ने लगता है तो वर्णमाला में उनके वर्णों का स्थान भी कहीं हो जाते हैं। इस तरह नई नई ध्वनियों और नए नए वर्ण आते रहते हैं। हिंदी में भी अनेक ध्वनियां विकसित हुई है। संस्कृत में ढ और च ध्वनियां नहीं थी। ये ध्वनि ढ और ट ट और ठ थी। ध्वनियों में विकसित हुई। उच्चारण का स्तर पर हिंदी में जैसे डमरू, ढोलक, कलिया, ढेर, तुलसी, ढाई, ये क्या है? व्यंजन गुच्छों या संस्कृत व्यंजन में आती है जैसे कथा। परंतु शब्द के मध्य में दो स्वरों के बीच तथा शब्द के अंत में ढ और ढ ध्वनियां उच्चारित की जाती है तो इसका उच्चारण करने अनुसार आधा ढो ढो अंस्वर, लड़का, सीढ़ी, घोड़ा, बूढ़ा, लड़की, बुढ़ापा, ये सभी क्या है? तो यहाँ देखिए ये अनुस्वर के रूप में हो रहा है। ढो नीचे अनुस्वर के रूप में, नीचे अनुस्वर के रूप में, नीचे अनुस्वर के रूप में, नीचे अनुस्वर के रूप में हो रहा है। ये क्या है? आप लोग का हिंदी में विकास हुआ, ये संस्कृत में नहीं था। ओके, इस प्रकार ढ ढ ध्वनियां हिंदी की अपनी विशेषता है। क्या है? अपनी विशेषता है। इस प्रकार हिंदी में ही हुआ है। वर्तनी में इसके लिए र तथा ढ वर्ण की विकसित कर लिया गया है जो ढ और ढ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं। इस प्रकार में ना म ल ध्वनियों में महा प्राण रूप नन्ना मा महान लम्हा नव विकसित ध्वनियां है। जिस प्रकार को चो तो टो सो ट तथा प के महाप्राण रूप से छो आगत ध्वनिया तथा उनके वर्ण। आइए आगत ध्वनिया देखते हैं। कहता आगत शब्द का अर्थ है बाहर से आई हुई। आगत का मतलब क्या होता है? जो बाहर से आया हो। अतः आगत ध्वनिया वे ध्वनिया है जो पहले भाषा में नहीं थी पर बाद में अन्य भाषाओं से आ जाने के कारण आ गई। हिंदी में अनेक आगत ध्वनियां मिलती है जिसमें कुछ तो अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से आई है। इसी को आप लोग देशज विदेशज शब्द में पढ़ेंगे कि देशज क्या है, विदेशज क्या है। कुछ अंग्रेजी से इन ध्वनियों में स्वर संधियां भी है और व्यंजन भी, जिनमें से कुछ के लिए वर्णमाला में अतिरिक्त वर्ण चिन्ह भी विकसित कर लिए गए हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका हिंदी के आगत स्वर जैसे कि पेंसिल, चर्च, ट्रक, हाउस। परंतु अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे भी है जिसे उच्चारित स्वरों में उसी रूप में लिखना कठिन होता है क्योंकि हमारी वर्णमाला में वो स्वर नहीं है। जैसे आ और अ स्वर के बीच का उच्चारण अंग्रेजी हॉल शब्द को हम तो हॉल हाल के रूप में लिख सकते हैं, ना हॉल। इस प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए हमें ऊपर चांद बिंदु अतिरिक्त चिन्ह लगाना होता है जैसे कॉफी, कॉल। शाब्दिक शाब्दिक स्तर पर तो चिन्ह की उपयोगिता है परंतु वाक्य के स्तर पर उतनी नहीं क्योंकि संदर्भ में यह मालूम हो जाता है कि किस प्रकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य है, मोहन ने सोहन को बॉल दिया, तो बॉल दिया गलत हो जाएगा, बॉल दिया होगा। हाल में 400 लोग बैठे, तो हॉल में कितने 400 लोग बैठे। काफी बहुत अच्छा बनी है, कॉफी बहुत अच्छी बनी है। इसमें क्या है? सिर के बाल, तबीयत और पर्याप्त, तो इसमें अंतर ही चेंज हो गया, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलने वक्त विशेष ध्यान दिया जाता है। इन्हें बॉल, हॉल तथा कॉफी के रूप में लिखा जाना चाहिए क्योंकि हिंदी में ये शब्द बिल्कुल अलग अर्थ में बोध कराते हैं। जैसे कहता है ना, एक बार पेंट में एक लड़का अनुस्वर छोड़ दिया था तो हो गया पेट और बोला पिताजी हमारा पेट फट गया है, हमको इतना रुपया दीजिए। तो वही है, हिंदी में तो बहुत गलतियां हो जाती है हलंत विसर्ग पे भी। हिंदी में विदेशी भाषाओं के कुछ व्यंजन ध्वनियां आई है। इन ध्वनियों के लिए वर्णमाला में परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर नए वर्ण विकसित कर लिए गए हैं। ये वर्ण है क, ख, ग, घ, ज तथा फ। इनमें नौ तथा फ ध्वनियां अरबी फारसी के शब्दों के अलावा अंग्रेजी शब्द के माध्यम से हिंदी में आई है। जहां तक हिंदी तो मतलब हिंदी क्या है, बहुत सारी ध्वनियों के आगत से बना है। जैसे ताक मतलब ताकना, ताक, दिवाली की दवाल की आग, खाना खाना, अलमारी की खाना। ये देखिए, एक खाना है भोजन, एक खाना है ये, इसका मतलब क्या होता है? अलमारी का खाना। ये है बाग, घोड़े, बाग घोड़े की, और ये बग मतलब बगीचा, ठीक है। सजा, और ये सजा, सजा कैसे लिखा गया? देखिए, एक सजा का मतलब हो गया ऐसे लिखा गया सजा, इसका मतलब हो गया दंड, और इसका मतलब हो गया सजाना, सजा सजाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपको देखकर ये पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है एग्जाम में, ठीक है ना। तथा हिंदी में ध्वनियों तथा लेखन व्यवस्था। क्या है? ध्वनि तथा लेखन व्यवस्था। व्यंजनों का उच्चारण स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है। उदाहरण के लिए काम, केला, कूली, कूल शब्द के उच्चारण पर ध्वनि दीजिए, ध्यान दीजिए। इन शब्दों के आरंभ में वाली क ध्वनि का उच्चारण अ, ए तथा उ ओ के लिए साथ मिलकर क के कु के रूप में किया जाता है। अंग्रेजी में जब उच्चारण किया जाता है जैसे पिन, पेन आदि को पी ध्वनि का उच्चारण के आगे वाले स्वर में ए के साथ मिलकर ही करते हैं, परंतु भाषाओं में अनेक लेखन क्या है अंग्रेजी जैसे माता
तो माता ऐसे लिखा जाता है, पिता। ये सब क्या है, आपको मात्राएं को जोड़ना सिखाया गया था। आपको क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे मान लीजिए लिख दे कि कवित्री, और कहेगा कवित्री का क्या कीजिए, वर्ण जोड़ कीजिए, वर्ण जोड़ कर इसे बनाइए। तो कवित्री को वर्ण जोड़ के, जैसे पितरी को आप जोड़ के बनाए, जैसे जैसा को, सौ को। इस प्रकार हिंदी में सभी व्यंजन सभी स्वरों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं। क, का, की, कु, कु कु के कौ को कौ कं कह संयुक्त ध्वनियां। जब दो व्यंजन को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है तो ध्वनियां संयुक्त ध्वनियां बनती है। जब दो व्यंजन को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है तो क्या बनती है, संयुक्त ध्वनियां बनती है। हिंदी में व्यंजन और स्वर ध्वनि की संयुक्त रूप को मात्रा युक्त वर्णों के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार व्यंजनों के संयुक्त रूपों को भी हिंदी में उपयुक्त वर्णों के माध्यम से लिखा जाता है। जिस प्रकार हम उच्चारण करते समय व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोलते हैं, वैसे ही दो या दो से अधिक व्यंजनों का उच्चारण भी मिलकर संयुक्त रूप से किया जाता है। परंतु अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में, जैसे स्टेशन, संयुक्त रूप से किया जाता है। परंतु अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में जहाँ व्यंजन संयुक्त व्यंजन को अलग अलग लिखने की प्रथा है, वैसे में हिंदी नहीं होता है। हिंदी में संयुक्त व्यंजन को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था की गई है। कुछ अंग्रेजी के उदाहरण है स्टेशन, स्काउट, टॉरम, ट्रम, ट्रम, ट्रम जो कोलकाता में चलता है, वही ट्रम की बात कर रहा है यहाँ। ओके, परंतु हिंदी की लेखन व्यवस्था में सुविधा, देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आएगा। अब क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले है, जैसे ब्रह्मा है तो ब्रह्म, चिन्ह है तो चिन्ह, ये क्या है आपका संस्कृत के शब्द है, हिंदी में आए पट्टी, पट्टी, विद्वान, विद्वान, विद्वान। ऐसे संयुक्त व्यंजन को लेखन में पहले व्यंजन का आधा अंश दूसरे व्यंजन के साथ मिला दिया जाता है। लेकिन अब हिंदी के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार केवल खड़ी पाई वाले व्यंजनों के आधे अंश मिलाए जाते हैं, शेष व्यंजनों के मिलाकर नहीं लिखा जाता है। ये व्यंजन हंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे चद्दर, अड्डा आदि। ओके, कहता है इसके अतिरिक्त हमारी लेखन व्यवस्था में और भी है। रो, जब कोई ध्वनि रो ध्वनि के साथ उच्चारित होती है तो ट वर्ग के व्यंजनों को छोड़कर शेष सभी व्यंजनों के नीचे रो वर्ण का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए आपका ट वर्ग जो है, उसके नीचे नहीं, जैसे कि भद्र, छात्र, चक्र। लेकिन वही अगर ट वर्ग रहे तो किसके साथ, ट वर्ग में व्यंजनों को ऐसे लगाया जाता है, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा। ये क्या है, ये जो आपका ऐसे आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये हमारा रो है, क्या है, रो है। ट्रम, ट्रक, ड्रामा, ये सभी क्या है, हमारे रो है। रो व्यंजन का और भी प्रयोग है। रो ध्वनि किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलकर उच्चारित की जाती है, उसे रो के बाद आने वाले व्यंजन के ऊपर लिखते हैं, जैसे सर्प हो गया, कर्म हो गया, शर्त हो गया, नर्स हो गया। स्व के साथ रो कैसे लगाते हैं, क्या होगा, स्वर्ण, सो आधा रो लिखिएगा तो आपका ये वाला आधा, जैसे कोई हिंदी टाइपिंग करता होगा तो उसको पता होगा कि आधा स्व लिखने के लिए, श्रमिक लिखने के लिए, या श्रृंग लिखने के लिए, श्रृंग लिखने के लिए इस तरह के स्व का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कक्षा, क्षत्रिय, मात्रा, शत्रु, ज्ञान, प्रज्ञा, ये सभी क्या है, स्व के साथ को, जैसे को और स्व, तो और रो, जो और यो, ये सभी को जोड़कर बनाया गया है। ओके, देखिए अब है अनुस्वर। हिंदी में अनुस्वर एक नासिक ध्वनि है। नासिक मतलब ऐसी अनुस्वर से उच्चारित होने वाला शब्द कहाँ से निकलता है, नाक से निकलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नासिक ध्वनि कहते हैं। इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। अनुस्वर ध्वनि की विशेषता है कि इसका अपना कोई निश्चित उच्चारित रूप नहीं होता है। इसका उच्चारण इसके आगे वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, अर्थात यह जिस व्यंजन के पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ण की नासिक ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। जिस प्रकार यदि यह क वर्ग के किसी स्थान के पहले उच्चारित होता है तो इसका उच्चारण अंगवा के रूप में होता है, चवर्ग के साथ इसको यो के रूप में होता है। जैसे कवर्ग के पहले गंगा, गंगा उच्चारित रूप गंगा, चवर्ग के पहले चंचल तो चंचल उच्चारित रूप है। टवर्ग के पहले कंटक, कंटक आधा नो के रूप में उच्चारित हुआ, टवर्ग के रूप में आधा। तो जो मतलब इसमें जो क्या है आपका हलंत जो आता है, वो जो अनुस्वर आता है वो क्या होता है, लास्ट वाले शब्द के हाफ रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे कवर्ग में अंगुआ के रूप में, चवर्ग में युवा के रूप में, टवर्ग में नो के रूप में, तवर्ग में नो के रूप में, पवर्ग में मो के रूप में। जैसे चंपा, अंबा, तो अनुस्वर क्या है, अनुस्वर इसी शब्द का पवर्ग का लास्ट रूप है। जैसे तो नो, तो ये क्या है, नो का रूप, आधा रूप है। लेकिन हिंदी में लेखन व्यवस्था को सरल और एक रूप करने के लिए अनुस्वर को वर्ण के ऊपर बिंदी लगाकर ही लिखा जाता है। स्वर और व्यंजन दोनों को आप ऐसे नहीं लिख सकते, अम्बा को ऐसे आप अम्बा नहीं लिख सकते, ऐसे ही अम्बा सही है। चंपा ऐसे ही चंपा सही है, क्योंकि ऐसे ऐसे लिखा भी जाता है, लेकिन ज्यादातर सही क्या है आपका, ये है। अगर आपको दोनों दे दे
आपको मान लीजिए एक दोनों दे दे, पंखा और बोले कौन सा पंखा सही है, तो आपको इस पंखा को टिक करना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमको लगता है कि आपको आएगा, गंगा में कौन सा गंगा सही है, तो ये आपको देख लेना है, ठीक ना। तथा अ का लोप, हिंदी में बोलते समय बहुत से शब्दों को उच्चारण स्तर पर अ का स्वर उच्चारण नहीं किया जाता, जैसे शब्दों के अंत में व्यंजन के साथ आने वाले अ का उच्चारण नहीं किया जाता। राम, तो देखिए जब आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो आर ए एम राम लिख देते हैं, राम में क्या है, अ का उच्चारण नहीं किया गया, लेकिन बोलते वक्त हम लोग क्या करते हैं, राम, वह बोल रहे हैं। शब्द के शब्दांत अ के अलावे शब्द के मध्य में भी हिंदी में अनेक स्थानों पर अ का स्वर उच्चारण नहीं किया, जैसे लड़का शब्द में लड़का के रूप में उच्चारित किया जाता है, फिसला शब्द फिसला के रूप में बोला जाता है आदि। हिंदी की लेखन व्यवस्था दूसरी भाषाओं की लेखन व्यवस्था की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि अधिकतर ध्वनियों का जैसा हम उच्चारण करते हैं उसी रूप में उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। मतलब लिखना और उच्चारण हिंदी में दोनों का क्या है, सेम है, ठीक ना। ओके, अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहता है ध्वनि प्रक्रिया। कहता है ध्वनि प्रक्रिया का संबंध उच्चारण से है। शरीर के जिन अंगों में भाषा ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उन्हें वाग यंत्र कहते हैं। वाग यंत्र के दो प्रकार है, चल और अचल। चल को कारण और अचल को स्थान कहते हैं। कारण वाग में प्राय गतिशील होते हैं, उच्चारण में विभिन्न लय उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे जीवा और होश स्थान, अर्थात अचल वाग्य क्या है, अचल वाग्य जीवा और होश क्या है, चल है, ये दोनों चलते रहते हैं। आप जब भी बोल रहे तो जी और होठ आपका क्या करता है, मूव करता है। उसी तरह अचल में क्या है, आपका दांत है, तालु है, मूर्धा है, इस प्रकार अचल है। ध्वनि गुण ध्वनियों के लक्षण है। उच्चारण करते समय हम कभी शब्द तो कभी वाक्य पर विशेष बल देते हैं अथवा कथ्यों को स्पष्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना। आधुनिक भाषा विज्ञान के निष्कर्ष के आधार पर 8 मान स्वर माने गए हैं। प्रत्येक भाषा में अपने स्वर्णिम होते हैं। स्वर्णिम मतलब जहां से ध्वनियों का उच्चारण होता है। जब गाने वाला व्यक्ति जो गायक होता है वो इस स्वर्णिम का क्या करता है, बेहतर इस्तेमाल करता है। ए आर रहमान इस स्वर्णिम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपको जरूरी था कि हम दोनों बिछड़ जाए वाला जो है वो आपको कौन है, राहत फतेह खान, ये सब देखते हैं, यही स्वर्णिम का इस्तेमाल करता है। लंबा लाप ले लेता है, तो उसमें क्या करते हैं, स्वर्णिम का इस्तेमाल करते हैं। ये अर्थवेदक तत्व हैं, ये व्यक्तिगत व्यवस्था में आते हैं। एक स्वर्णिम अनेक स्वस्थ होते हैं। इन्हें ध्वनि के वाक्य में और उनके कार्य, तो ध्वनि के भाग में ध्वनि प्रक्रिया का संबंध मनुष्य के शरीर। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है साथियों। ध्वनि प्रक्रिया का संबंध मनुष्य के शरीर से होता है। उच्चारणगत और श्रवणगत प्रक्रिया के विभिन्न अंगों में संपन्न होते हैं। जिस प्रकार ध्वनि उत्पन्न होती है और जिसे हम सुन सकते हैं, ध्वनि विज्ञान में जिस विभाग में ध्वनि उच्चारण करने एवं सुनने में सहायक अंगों का प्रकाश डाला जाता है उसे शारीरिक ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। इसे औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, आर्टिकुलेटरी फोनिक्स कहते हैं, आर्टिकुलेटरी फोनिक्स कहते हैं। ध्वनि प्रक्रिया में उच्चारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिन अंगों या अवयवों में से भाषा ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उन्हें ध्वनि यंत्र या वाग यंत्र कहते हैं। मात्रात्मक दीर्घ हार्श स्वर जैसे मूर्धा, नासिक, नासिक नाक से दांत, होस्ट, निचला जबड़ा, अलजिब्रा, कौआ जैसे कौआ बोलने में, कठोर तालु, कोमल तालु, जीवा, ऊपर ऊपर जीवा, स्वर यंत्र, कठवितंग, ये सभी से जो बोला जाता है। ये देखते हैं कल्विंग कठ या कंठ मार्ग, भोजन नलिका, ग्वाइटर, स्वर यंत्र या ध्वनि यंत्र, लैरिंग्स, फायरिंग्स, ये क्या करता है, आपका ध्वनि उत्पादन करने में बहुत मदद करता है। स्वर मुख का कंकाल, ग्वाइटिस, स्वर तंत्र, ध्वनि तंत्र, वोकल कॉर्ड, स्वर मुख आवरण, एपिग्लोटिस और नसिका विचार, नसल कैविटी। तो पूछेगा आपसे वाग यंत्र के लिए कौन है विभिन्न, तो इसको आपको याद रखना है कि फायरिंग्स, उसके बाद गलोट, लैरिंग्स, कोएटिस मतलब क्या है, गलविग, कंठ या कंठ मार्ग, भोजन नलिका, स्वर यंत्र या ध्वनि यंत्र, स्वर यंत्र या मुख कंकाल, स्वर तंत्री, ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे ले जाते हैं। मुख विकार, कौआ, कंठ, कौआ, घंटी, कंठ, कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु, बस, दंत, होस्ट, जीवा, मध्य जीवा, नेक जीवा, अग्र जीवा। देखिए जीव जो है इसका मध्य भाग, नेक भाग, नोक भाग, अग्र भाग, जीवा, जीवा पास्ट मूल। वाग वाग्वयों की कार्य प्रक्रिया और उससे उच्चारित ध्वनिया। श्वास नली, भोजन नली, ध्वनि उच्चारण में वायु आवश्यक तत्व है। हमारे द्वारा श्वास प्रश्वास लेना ही हवा को नाक के रास्ते फेफड़े तक पहुंचाता है। उसी प्रकार रास्ते नाक से बाहर को जाते हैं। सांस के द्वारा हवा फेफड़े तक पहुंचती है और उसे स्वच्छ कर उसी रास्ते बाहर निकल जाती है। श्वास नली के पीछे भोजन नली है जो नीचे अमाशय तक जाती है। श्वास नली और भोजन नली के बीच दोनों नलियों को अलग अलग कर एक दीवार है।
जिसे कौन बंद करता है? तो इपिग्लोटिस बंद करता है। आप लोग आ करके देखिएगा तो लटका हुआ इपिग्लोटिस होगा। इसीलिए कहता है आप सांस लेते समय क्या कर सकते हैं? निवाला घोट नहीं सकते, मतलब निवाला को घोटा नहीं जा सकता है। ओके, ध्वनि उच्चारण में अभी काल का सीधा संबंध नहीं है, किंतु यह स्वर यंत्र की रक्षा अवश्य करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अ और आ के उच्चारण में यह अभी काला पीछे खींचकर स्वर यंत्र मुख के पास चला जाता है और ई ए के उच्चारण स्वर यंत्र या स्वर तंत्री स्वर तंत्र ध्वनि उच्चारण का प्रधान अवयव है। यह स्वर नलिका के ऊपर ही भाग में अभिकालक के नीचे होता है। इसे बोलचाल में भाषा में टेटुआ या घंटी कहते, टेटुआ दबा दिया, टेटुआ कहते। स्वर यंत्र में पतली झिल्ली के बने पर्दे होते हैं। इन पर्दों के बीच खुले भाग को स्वर स्वर यंत्र मुख या कंकाल कहते हैं, ककल कहते हैं, ककल ग्लोटिस कहते हैं। सांस लेते समय या बोलते समय हवा इसी से होकर अंदर जाती है। इन स्वर तंत्रियों के द्वारा कई प्रकार की ध्वनियां, फुसफुसाहट, बनबनाहट उत्पन्न की जाती है। इनके लिए स्वर तंत्रियां ये सब क्या है? इसी से उत्पन्न अली जिह्वा अर्थात कौवा कौवा जहां से नसिका विवर और मुख विवर के रास्ते अलग होते हैं, उसी स्थान पर छोटी सी जीव के आकार का मांसपिंड होता है, जिसे अली जिह्वा या कौवा कहते हैं। या कोमल तालु के साथ नासिका का मार्ग खोलने एवं बंद करने का कार्य करता है, जो प्राय 3 स्थितियों में होता है। पहली स्थिति में यह ढीला होकर नीचे की ओर लटका रहता है और मुंह बंद रहता है और हवा बिना रोक टोक के नासिका द्वार से प्रवेश कर जाती है। इसी तरह तालु है मूर्धा, मूर्धा है तालु इंपॉर्टेंट है। मुख विवर में कंठ स्थान या कौवा और दांत के बीच में कोमल तालु होते हैं। कोमल और कठोर तालु एक चल अवयव है। इस स्वर का क ख गो स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में कोमल तालु सहायक होते तथा सनासिक ध्वनि उच्चारण में मदद करता है। कठोर तालु कोमल तालु से आगे कठोर अस्थिर संरचना के रूप में होता है, जो स्थिर है और निश्चित है। मूर्धा कठोर तालु के पीछे के अंतिम भाग को मूर्धा कहते हैं। इसमें उच्चारण में जीवा उलटकर मूर्धा तक जाती है। जीवा उलटकर कहाँ तक जाती है? मूर्धा तक जाती है। इस तथा इस स्थान के उच्चारण होने से ट वर्ग की ध्वनि मूर्धन्य कहलाती है। क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य। मूर्धा और ट ठ ड ढ ठ ठ ढ य पश्चात दांत, यह दांतों के मूल स्थान, दांत से प वर्ग बोला जाता है जीवा से। आइए जीव का ये भाग है, आप लोग देख लीजिए। और आप लोग साइंस में भी पढ़ते होंगे कि यहाँ आगे के भाग में आपका क्या लगता है? तो मीठा, बीच के भाग में इधर नमकीन, इधर खट्टा और सबसे लास्ट में तीता। ओके, जीव नेक, जीव फलक, ओके, जीव आग कहता है जीव पास्ट, ये सब ध्वनि विज्ञान। भाषा ध्वनि, भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुत्तम इकाई है जिसका उच्चारण बोलने और श्रोतागण सुनने की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व हो। भाषा में ध्वनि का अध्ययन ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। ध्वनि विज्ञान के लिए अंग्रेजी में फोनेटिक्स, ध्वनि विज्ञान के लिए अंग्रेजी में, तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे, फोनोटिक्स सही करो अपना। फोनोटिक्स और फोनोलॉजी दो शब्द प्रचलित है। दोनों का संबंध ग्रीक शब्द फोन से है, जिसका अर्थ है ध्वनि। फोनोटिक्स और फोनोलॉजी में प्रयोग की दृष्टि से थोड़ा अंतर है। फोनोटिक्स में मुख्य रूप से ध्वनि शिक्षा उच्चारण की परिभाषा, भाषा के विभिन्न ध्वनियों उच्चारण में सहायक अवयव, ध्वनि के वर्गीकरण, ध्वनि गुण, ध्वनि की उत्पत्ति और संप्रेषण का अध्ययन किया जाता है। फोनोलॉजी में विशेष भाषा ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। और क्या है? भाषा के आधार ही ध्वनि है। ध्वनि के बिना भाषा का कोई आधार नहीं है। भाषा क्या है? भाव या विचार है, विचार की अभिव्यक्ति है, उच्चारण में प्राण वायु की सहायता है, वाग वायु की सही प्रचलन। ध्वनि के वर्गीकरण का आधार, ध्वनि का वर्गीकरण प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ध्वनि के वर्गीकरण के मुख्यतः 3 आधार हैं: स्थान, प्रयत्न और कारण। इन तीनों आधार पर अपना अपना विशेष महत्व है। जैसे स्थान के आधार पर ध्वनि, स्थान के आधार पर क्या होते हैं? ध्वनि का उच्चारण मुख विवर ये स्थान विशेष या अंग विशेष से किया जाता है। स्थान हुआ है जहां भीतर से आती हवा को रोक कर या किसी प्रकार उससे विकार लाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। स्थान का भी प्रयत्न इसी तरह से किया जाता है। ओके, आइए अब लोग देखते हैं हम लोग कैसे स्थान का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंठ तालु प्रयत्न, ध्वनि के उच्चारण के लिए हवा को रोककर जो प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रयत्न। करण, करण का प्रयोग ध्वनि उच्चारण में सक्रिय अंग के लिए किया जाता है, जैसे जीव आदि स्थान। ध्वनि का वर्गीकरण, ध्वनियों के सबसे प्राचीन और प्रचलित वर्गीकरण स्वर और व्यंजन के रूप में मिलता है। स्वर शब्द स्व धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि करना। स्वर शब्द किससे बना है? स्व धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि करना। इस तरह व्यंजन का संबंध अंज धातु से है, जिसका अर्थ होता है प्रकट हो, प्रकट हो। स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है। व्यंजन उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। आगे चलकर उच्चारण में हवा के प्रभाव का आबादित या स्वाबादित होने के आधार पर पाश्चात्य भाषा विज्ञानों ने स्वीट डेनियल जोन्स, स्वीट
कौन सा भाषा वैज्ञानिक कौन है आपका? स्वीट, डेनियल और जोन्स आदि ने स्वर व्यंजन के इस प्रकार परिभाषित किया। स्वर व घोष, कभी कभी अघोष भी है, ध्वनि है, जिसके उच्चारण में हवा मुख विवर की आवाज गति से निकलती है। व्यंजन का वह ध्वनि है जिसका उच्चारण में हवा मुख विकार से आवाज गति से निकल पाती है, या तो पूर्ण अवरुद्ध होकर आगे बढ़ना या संकीर्ण मार्ग में घर्षण करते हुए निकलना पर। कुछ नवीन ध्वनि शास्त्रियों ने स्वर और व्यंजन के लिए नए नाम दिए हैं, जैसे हेफनर ध्वनि को अक्षरिक से सिलेबलिक और अनाक्षरिक दो वर्णों में रखते हैं। अक्षरिक स्वर का समानार्थी ना होकर भी उसके निकट है। इसी तरह अनाक्षरिक भी व्यंजन की प्रकृति है। ओके, तथा भिन्नता की दृष्टि से सभी स्वर आरक्षित होते हैं और सभी व्यंजन अनारक्षित। मुख्यता की दृष्टि से स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर होते हैं और व्यंजन कम मुखर होते हैं। ओके, कहता है आपका जीव या स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित आधार। जीव का कौन सा भाग क्रियाशील होता है? समान रूप से उच्चारण में जीव का अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग सक्रिय होता है। इस आधार पर स्वर ध्वनि के उच्चारण में जीव का जो भाग अग्र, मध्य, पाश्च क्रियाशील होता है, उसके आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पाश्च स्वर कहते हैं। तो स्वरों को जीव के उच्चारण के स्थान पर भी बांटा जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पाश्च स्वर। ठीक, उदाहरण उच्चारण के क्या है? जैसे जीव का अग्र भाग है ई, हर्षई, दीर्घई, ए, ऐ, ये स्वर के उच्चारण में सहायक होता है, तो ई, ऐ, ऐ अग्र स्वर है। इसी प्रकार जीव का मध्य भाग से ओ स्वर का पश्च उच्चारण उ, हर्षऊ, दीर्घऊ, ओ, औ स्वर का उच्चारण में क्रियाशील होता है। ये जीव का क्रियाशील भाग कितना ऊपर उठता है इस पर भी निर्भर करता है, ओष्ठ की स्थिति पर भी निर्भर करता है, मात्रा पर, कोमल धातु, स्वरों के भेद, मुख की मानसिक व अन्य भावों दृष्टि से शिथिलता के आधार पर। ये सब बहुत ज्यादा हो गया सर। आइए अब ये है, कहता उच्चारण स्थान, उच्चारण काल से, जीवा की सक्रियता से, मुख विवर से। जैसे ओ है तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इस कैसा स्वर है? हास स्वर है। हास स्वर मध्य और अर्ध संचय और अवर्त। ओटो की आवृत्ति का अवृत्ताकार, मतलब इसमें वृत्त नहीं बनता है। ओ आ है, ये भी कंठ है, लेकिन आ कैसा स्वर्ग है तो इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए दीर्घ दीर्घ स्वर्ग है। और सक्रिय जीवा की सक्रियता के अनुसार ये पाश्च स्वर है, विविध है, अवृत्ताकार है। ओ कंठ दीर्घ, पाश्च। ई तालव्य, ई तालव्य स्वर है, इसका स्थान क्या है? हर्षई। ई कहां से बोला जाता है? तालु से। दीर्घई, तालव्य से दीर्घ है, हर्ष है दीर्घ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घई। उ हास्व है, हर्ष हर्षु दीर्घ, री हास्व है और ए दीर्घ है। ए कंठ तालव्य। ए किससे बोला जाता है? ए कंठ और तालु से। आए कंठ और तालु से, ये दोनों दीर्घ हैं। ओके, अग्र भाग से बोला जाता है जीव के अर्ध संत और वृत्ताकार होठ बनता है, ए, ऐ। ओ कंठस्य है, कंठ और होठ से बोला जाता है ओ और वृत्ताकार भाग बनता है, वृत्ताकार, ये दोनों में इसमें वृत्ताकार अर्ध संवृत है, पाश्च है। ओ ये भी दीर्घ है, पाश्च अर्ध वृत्ताकार बनता है। ओ ये भी वृत्ताकार और क्या है? कोष्ठ, होठ से हास्य, हास्य स्वर। नोट ए और ओ को गणना हास्य स्वर में भी की जाती है। व्यंजन ध्वनिया स्थान के आधार पे को कंठ, कवर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। कवर्ग कहाँ से बोला जाता है? तालु से। तालु, इन ध्वनियों का उच्चारण कठोर तालु से होता है, जीव के अलग भाग या नोक से, जैसे चौ, छो, जो, झो, यो। मूर्धा से बोला जाता है टो, 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 नो। ओके, इसलिए इसको बड़ी नौ को क्या कहते हैं? मूर्धन्य नौ भी कहते हैं। ओके, उसके बाद आपका क्या है? वस्त, घो, अंगोस, दांत से, चौ से, अष्ट, ओष्ठ से, पो, मो ओष्ठ ध्वनिया है। अग्रजिह्वा कागले प्रयत्न के आधार पे ध्वनि के प्रकार स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी, संघर्षी। जिन ध्वनियों के उच्चारण का आरंभ स्पर्श से होता है किंतु हवा कुछ देर घर्षण के साथ निकले उसे स्पर्शी, जैसे चौ, छ। नासिक, जो नाक से निकले, अंगो, नौ। पार्श्वध्वनिक, लघुकुंठित। आइए ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यदि मिलने वाले दोनों व्यंजन एक है, जैसे चो और चो, तो कच्चा, तो इसे दीर्घ या द्वित व्यंजन कहते हैं। किंतु यदि दोनों भिन्न भिन्न हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस दृष्टि से संयुक्त व्यंजन के दो भेद किए जा सकते हैं, स्पर्श और स्पर्श संघर्षी या पूर्ण बाधा वाले तथा। ओके, ये सब आप लोग को याद ही होगा। आइए देखते हैं अब यहाँ पे उच्चारण के अनुसार आधार पे। जैसे आपका क्या है? को, खो, गो, घो, अंगो, ये किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। प्राण के अनुसार क्या है? ये सभी अल्प प्राण है, महाप्राण है। खो महाप्राण थोड़ा ज्यादा चलता है। घोष के अनुसार ये क्या है? तो घोष के अनुसार अघोष है, स्पर्श वर्ण है, स्पर्श वर्ण है। उसके बाद देखिए चौ, चौ, जो, यो आपका कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से बोला जाता है, और ये सभी क्या है? अल्प वर्ण है, तुरंत बोल दिए चौ, चौ, जो, यो। ठीक ना?
और ये घोष है, अघोष है, बाकी सब क्या है, घोष है, स्पर्शी संघर्ष है। उसके बाद ट ठ ड ढ नो, ये कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से। ट ठ ड ढ नो कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। आप जीभ को देखिए कहाँ सट रहा है आपका, मूर्धा में सट रहा है, ट ठ ड ढ नो मूर्धा। उसके बाद त थ द ध न कहाँ से बोला जाता है, त थ द ध न, दंत वर्त से। दंत वर्त मतलब दंत और तालु से बोला जाता है। उसके बाद प फ ब भ म कहाँ से बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है। और यो कहाँ से बोला जाता है, तालब्य से। रो कहाँ से बोला, बस से। लो कहाँ से, बस से। वो दंत से। स्व तालब्य से, स्व तालब्य से। इस तरह से आपको याद रखना है कि क्या चीज कहाँ से बोला जाता है। आज की क्लास अध्याय 1 यही समाप्त की जाती है। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग उच्चारण स्थान को याद कर लीजिए यहाँ से कि कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ से बोला जाता है। ओके, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री का आपको यहाँ से 500 प्रश्न, बिहार जीके का पार्ट अवेलेबल है, और उसके बाद आपको ज्योग्राफी भी कराया जाएगा। और ये हिस्ट्री के कुछ चुनिंदा प्रश्न है रैपिड फायर राउंड में, ये भी आपको रात में कराया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत